तो जैसा कि इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिस पर आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो लो आ गया है एक लॉन्ग वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो पहले मैं ये यूनिक ईवाई दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके कोड को ब्रेकआउट करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो देखो ये एक यूनिक लॉगिन फॉर्म है जिसको तुम अपने लैंग्वेज में मैकेनिकल का लॉगिन फॉर्म भी बोल सकते हो। ये बहुत फनी है। पहले देखो मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान से देख लो क्या होता है। देखो एक वैलिडेट लॉगिन फॉर्म है, इसमें नेम इनपुट में 4 से ज़्यादा लेटर डालोगे ना तो देखना क्या होगा। जैसे मैं डाल रहा हूँ विवेक, तो देखो ये इधर से कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ घूम रहा है। और देखो अब ईमेल में डाल रहा हूँ, ईमेल में फुल वैलिडेट ईमेल हमको डालना होगा। जैसे कुछ भी डाल दे रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, हमें एक प्रॉपर ईमेल डालना होगा। जैसे मैं test@gmail.com डाल रहा हूँ, तो देखो ये ऊपर से नीचे आया, ये हाथ का शेप बना। और अभी यही नहीं, एग्री पर क्लिक करूँगा तो देखना ये सबमिट बटन ऊपर आएगा। तो देखो सबमिट बटन ऊपर आएगा, वापस अनक्लिक करूँगा चेकबॉक्स को तो वापस नीचे चला जाएगा, वापस क्लिक करूँगा तो वापस आ जाएगा। अब यही नहीं, इस पर सबमिट पर जब क्लिक करेंगे ना तो ये सारा चीज़ इनविजिबल हो जाएगा। देखना, देखो हो गया ना। अब इसको लाने के लिए हमको फिर से रिफ्रेश करना होगा। तो चलो अब इसके कोड को देख लेते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू लाइव विथ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम लोग ऐसे ही यूनिक फॉर्म्स लाते हैं और यूनिक डिज़ाइंस लाते हैं और उसके कोड को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आज ये है हमारा, और इसका सोर्स कोड भी मैं इस वीडियो में आगे शेयर करूँगा, तो बने रहो। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, मेरे इसी चैनल पर रियल वर्ल्ड यूजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट का सीरीज़ भी स्टार्ट हुआ है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें पहले हम HTML देखेंगे, फिर उसके बाद CSS देखेंगे, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट इसका देखेंगे। ये इन्हीं 3 चीज़ों पर, 3 ही टेक्नोलॉजी पर जनरेट हुआ है। तो चलो पहले इसका HTML देख लेते हैं। HTML में मैं बेसिकली मैंने फॉर्म बनाया है जिसमें एक नेम है, ईमेल है और सबमिट बटन है। जैसा तुम देख सकते हो चेकबॉक्स है और सबमिट बटन है। तो फॉर्म में तो ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ फॉर्म में एक चीज़ है जो हम लोग को समझना जरूरी है, ऑटो कंप्लीट वन टाइम कोड। ये एक OTP की तरह है, OTP का जैसे OTP होता है, इसका OTC होगा। इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या काम करता है। वन टाइम कोड का पर्पस है ब्राउज़र को ये बताना कि ये इनपुट फील्ड एक वन टाइम कोड को रिसीव करेगा, जो यूजुअली किसी फॉर्म को वेरिफिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड रिकवरी के लिए यूज होता है। जब आप किसी वेबसाइट पर OTP या वेरिफिकेशन कोड इंटर करते हैं तो जो आपके फ़ोन या ईमेल पर जो भेजा जाता है इन्फॉर्मेशन, उसी को ऑटो वन टाइम कोड ब्राउज़र को ये सिग्नल देता है कि यह फील्ड उस स्पेसिफिक कोड को एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर यूज़र का पहला कोई OTP फील्ड फिल किया हो तो ब्राउज़र को उस कोड को ऑटोमेटिकली फिल करने की कोशिश कर सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर यूज़र में कोई OTP पहले फिल किया हो तो ब्राउज़र उस OTP को ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके फिल कर सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इसे फॉर्म फिलिंग एक्सपीरियंस और स्मूथ हो जाता है, खासकर जब आपको OTP टाइप करना हो। तो तुम इसको बेसिकली OTP के लिए यूज कर सकते हो। तो चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे SVG टैग है, यह SVG एलिमेंट एक फैक्टर बेस्ड ग्राफिक है जो 1000 × 1000 वी वॉक्स में रेंडर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ये जो रेक्ट टैग है, इससे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है जो x = 710, y = 527 कोऑर्डिनेट्स पे पोजिशनेड है। और इसका विथ 60 पिक्सल और हाइट 47 पिक्सल। RX और RY टैग रेडियस के थ्रू कॉर्नर को राउंडेड किया गया है। जैसे कि ये जो R10 और RY10 देख रहे हो, ये बेसिकली क्या काम करता है, ये जो राउंड शेप दे रहा है ना, इसको राउंड शेप मतलब वही दे रहा है जो विथ हाइट दिए हैं और एक्स वाइट दिए हैं, ये बेसिकली यही काम करता है। ठीक है, रैक टैग इसीलिए यूज होता है। अब इसका देख लेते हैं ग्रैबिंग हैंड का। ग्रैबिंग हैंड ये पार्ट एक ग्राफिकल ग्रैबिंग हैंड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें पाथ लाइंस ड्रॉ की गई है जो एक हैंड लाइन शेप को शो करता है। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, ये जो हैंड लाइन शेप दिख रहा है नीचे में, इसको ग्रैब करने के लिए इस पाथ का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये जो पाथ है, ये स्पेसिफिक लाइन को ड्रॉ करने का काम करता है जो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हुए दिखाई देती है। जैसे जब हम क्लिक कर रहे हैं इस पर नहीं, सॉरी, जैसे ईमेल में ईमेल वैलिडेट कर रहे हैं, तो ये नीचे आ रहा है, उसके बाद ये कैच कर रहा है, पकड़ रहा है उसको, तो वो पाथ बेसिकली उसी के लिए यूज होता है। अब देख लेते हैं इस स्प्रेयर क्लास को। ये स्प्रे इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें मल्टीपल सर्कस एलिमेंट स्प्रे प्रैक्टिकल जैसे दिखाई दे रहा है। जो लाइंस दिख रहा है उसको जो सर्कल बना रहा है उसके लिए ये लाइंस का यूज किया गया है। जितना उसमें मतलब लाइंस देख रहे हो ना, इतना 1 2 3 4 मतलब ऐसे काउंट कर सकते हो, उसके लिए ये पाथ का इतना पाथ का यूज़ किया गया है।
और ये जो सर्कल एलिमेंट है, ये स्मॉल सर्कल है जो रैंडम स्प्रे पार्टिकल दिखाने के लिए पोजिशनेड है, और इसको लाइट ब्लू कलर से सेट किया गया है। अब चलो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं स्केल्स कंटेनर क्लास को। स्केल्स डिज़ाइन ये एक पार्ट स्केल लाइक इफेक्ट को शो करता है, जिसमें जिसमें रेक्टेंगल्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ये डिज़ाइन एक वेट स्केल को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो अब इसका जावा स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। देखो, ये कोड एक एनिमेशन फॉर्म सबमिट को इम्प्लीमेंट करता है, जो GSAP ग्रीन सॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म का यूज करता है। इसमें फॉर्म के एलिमेंट्स के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स एनिमेशन सिस्टम भी है, जो चेकबॉक्स और इनपुट्स और सबमिट बटन के इंट्रैक्शंस पर रिएक्ट करता है। तो चलो अब इसको पार्ट बाई पार्ट ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। देखो, कोड का ओवरव्यू भी देख लेते हैं। ये एक जावा स्क्रिप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव फॉर्म है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। GSAP एनिमेशन लाइब्रेरी का यूज़ करता है। इसमें मल्टीपल विजुअल्स एलिमेंट्स है, जैसे गियर्स, हैंड्स, स्प्रे, स्केल्स, कार और पुलिस, जो इनपुट फील्ड और सबमिट बटन के इंटरेक्शन पर एनिमेट होते हैं। तो चलो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये देख रहे हो, ये कोड डॉक्यूमेंट से फॉर्म के एसेंशियल एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। जैसे ये हम लोग सभी एलिमेंट्स को पहले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। जैसे कंटेनर EL है, कंटेनर एलिमेंट, तो ये पूरा फॉर्म के कंटेनर को सिलेक्ट करता है। उसके बाद चेकबॉक्स EL है चेकबॉक्स एलिमेंट। ये एक चेकबॉक्स जो किसी स्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए होगा, जो चेकबॉक्स देखे थे हम लोग UI में, ये वाला उसके लिए है। उसके बाद नेम नेम इनपुट है, ईमेल है और सबमिट बटन है। अब उसके बाद देख लेते हैं इसको। मतलब ओवरऑल यही है हमारा कि सभी एलिमेंट्स को पहले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाई ID या क्वेरी ऑल सेलेक्टर के साथ। तो इसमें ये एलिमेंट एक एस्पेयरिंग एनिमेशन का पार्ट है, जो इनपुट फील्ड के वैलिड होने पर एक्टिव होगा। उसके बाद पुशिंग हैंड्स है, जो हैंड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये वाला। उसके लिए एलिमेंट्स भी सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। पुशिंग हैंड एक हैंड एनिमेशन जो किसी एलिमेंट को पुश करेगा। और गियर कंटेनर और गियर कनेक्टर एनिमेशन के गियर्स को किसी इंटरेक्शन से मूव होगा, जो ये है गियर कंटेनर और गियर कनेक्टर। बाकी ऐसे ही सभी एलिमेंट्स को एक्सेस किए हैं। हाँ, तो चलो पहले ये देख लेते हैं। और ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है कि स्क्रीन साइज के अनुसार स्केल एडजस्ट कर रहा है। ये फंक्शन इंश्योर करता है पूरा एनिमेशन स्क्रीन साइज के हिसाब से स्केल हो जाए। तो इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म ओरिजिन दिए हैं और हाइट दिया है, इनर हाइट, और विंडो डॉट इनर हाइट के हिसाब से। और जैसा कि GSAP ये जो फंक्शन है, ये मैंने पहले ही बताया क्या काम करता है। हाँ, तो चलो अब एक GSAP फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। बेसिकली GSAP जावा स्क्रिप्ट बेस्ड एनिमेशन लाइब्रेरी है, जो फास्ट, स्मूथ और हाई परफॉर्मेंस एनिमेशन के लिए यूज होती है। इस प्रोजेक्ट में GSAP का यूज EY एलिमेंट्स को एनिमेट करने के लिए किया गया है। देखो, अगर CSS एनिमेशन या वनीला जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हो, तो पहला तो कम्प्लेक्स एनिमेशन बनाना मुश्किल होता है, और मल्टीपल एलिमेंट्स को सिंक करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। परफॉर्मेंस CSS से स्लो होती है, स्पेशली मल्टीपल एनिमेशंस पे। तो GSAP एफिशिएंटली एनिमेट करती है डोम एलिमेंट्स को, जैसे डीप फॉर्म, SVG एलिमेंट्स, गियर एनिमेशन etc, एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, स्प्रेयर इफेक्ट्स, फॉर्म सबमिशन एनिमेशन, बाकी जो है। तो इसमें GSAP का यूज क्या है कि बेसिकली चेकबॉक्स एनिमेशन, जैसे हैंड मूवमेंट का जो है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये एनिमेशन तब ट्रिगर होती है जब उसकी चेकबॉक्स को चेक अनचेक करता है। ये कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, GSAP.2 मेथड को जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो फंक्शन पुशिंग हैंड एलिमेंट को मूव कर रहा है। अगर चेकबॉक्स चेक है तो X10 हैंड राइट साइड मूव करेगा, अगर अनचेक है तो X-10 लेफ्ट साइड स्टेप करेगा। तो फॉर्म वैलिडेशन तो हम लोगों ने देख लिया, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि तो ये कोड बेसिकली फॉर्म वैलिडेशन के लिए है। यहाँ पर ये चेक करने के लिए वेरिएबल्स है कि नेम और इनपुट फील्ड सही तरीके से फिल किए गए हैं या नहीं। अगर फिल नहीं किए गए हैं तो आगे का प्रोसीजर हमारा नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं। ये चेकबॉक्स चेंज पे एनिमेशन ऐड किया गया है। अगर चेकबॉक्स चेक या अनचेक होता है तो एक एनिमेशन ट्रिगर होता है, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अगर चेकबॉक्स चेक होता है या अनचेक होता है तो ये जो एनिमेशन वर्क कर रहा है उसके लिए है।
अब देखो किसको देख लेते हैं। ये नेम इनपुट वैलिडेशन के लिए ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, और नेम वैलिडेट या ईमेल वैलिडेट, जिसको अभी बाई डिफॉल्ट फॉल्स रखे हैं। इसमें वैलिडेशन बेसिकली ये है कि अगर नेम फील्ड 3 से ज़्यादा कैरेक्टर का हो तो वैलिड माना जाता है। वैलिड होने पर वैलिड क्लास ऐड होती है जो विजुअल इफेक्ट दे सकती है। CSS भी इसका हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ऐड वैलिड किया है, वैलिड क्लास है, उसमें CSS ऐड है। अ, अगर अगर वैलिड नहीं है, अगर इनपुट फील्ड वैलिड नहीं है, तो इल्स के पार्ट में हम लोग इसको रिमूव कर दे रहे हैं। जो ऐड इवेंट जो क्लास हम लोग ऐड किए थे वैलिड का, वो उसको रिमूव कर देंगे वापस। सेम वैसे ही ईमेल का है। ईमेल पर भी इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं हम लोग कि इनपुट फील्ड में ये एक रिजेक्ट्स का यूज़ किया गया है ईमेल फॉर्मेट को चेक करने के लिए। अब जिसको रिजेक्ट्स का नहीं पता है उसको बता दूं कि रिजेक्ट्स बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि ईमेल का जो इनपुट फील्ड है उसमें फ़िल्टर करता है ईमेल को, कि ईमेल में अ, अ, ये सब कैरेक्टर्स है या नहीं, जैसे कि @.com, ये सब चेक करता है। तो रिजेक्ट्स अगर तुम लोग सर्च करोगे तो बहुत सारे रिजेक्ट्स मिल जाएंगे, ये प्री डिफाइंड होते हैं। इसको बस अप्लाई करो, तुम्हारा ईमेल का वैलिडेशन ऐड हो जाएगा। जैसे नेम इनपुट फील्ड में हम लोग वैलिडेट करते हैं कि अगर स्पेस ना हो, या फिर अगर स्पेस हो, या नेम इनपुट फील्ड फील्ड इतना कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो वो सब अगर ईमेल में करने जाएंगे तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, इसलिए रिजेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। ये सब एक ही बार में चेक कर लेता है। अगर ईमेल वैलिड हो तो हम लोग वैलिड क्लास ऐड कर रहे हैं। अगर इल्स में अगर नहीं है तो इल्स पार्ट में चला जाएगा और वैलिड को रिमूव कर देंगे हम लोग। अब ये नेक्स्ट जो पार्ट है, ये सबमिट बटन पर इवेंट लिस्टर ऐड कर रहे हैं हम लोग। उसके क्लिक होने पर आगे का प्रोसीजर हमारा ट्रिगर होना चाहिए, आगे का एनिमेशन ट्रिगर होना चाहिए। अगर नेम ईमेल वैलिड हो और चेकबॉक्स चेक हो तो एनिमेशन, आगे का जो हमारा एनिमेशन है वो ट्रिगर होता है। पूरा फॉर्म और उसका एलिमेंट्स फेड आउट हो जाएगा एक एनिमेशन के साथ। अगर सबमिट पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, सबमिट पर अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरा एलिमेंट जो है वो फेड हो जाएगा, मतलब इनविजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये कोड है, ये वही काम कर रहा है। अब उसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये यही है, GSAP एनिमेशन सेट करता है, लेआउट पोजीशन और GSAP एनिमेशन को सेट करता है। ये फंक्शन GSAP का यूज करके एनिमेशन एलिमेंट्स को उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे सेट करता है।